हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलयन, जिसके हम सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यूमेरिकल के लिए। जो अभी आज ही हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल को वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे पता है जिनको फॉर्मूला ही पता ही नहीं है, और जब फॉर्मूला पता ना हो तो वो न्यूमेरिकल कैसे लगा पाएंगे। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया, बट इसको पहले ही डालना चाहिए था, तो इसको मैं अब बना रहा हूँ वीडियो। इसमें सभी हम जो क्या है आपके फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल के संबंध में है, जो इम्पोर्टेंट है, इन सभी पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है इन सभी चैप्टरों से। तो इन सभी फॉर्मूले को आपको तैयार रखना है और याद करके ही जाना है, तब जाकर आपको न्यूमेरिकल लगेगा। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी फॉर्मूले, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। सबसे पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत, या इसे हम भार प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, विलेय के भार बटे विलयन का भार और गुणे 100। परंतु याद रखेंगे ये दोनों ग्राम में होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे देगा, विलेय का भार दे देगा, परंतु वो ग्राम में नहीं देगा, वो क्या देगा, मिलीग्राम में दे देगा या केजी में दे देगा। तो आपको चेंज करने आना चाहिए कि ग्राम से हम किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये सब आपको आना चाहिए। दूसरा आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ये किसमें, ml में होना चाहिए और गुणे 100, ये आपका हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखेंगे, ये ml में होना चाहिए, ये बात को याद रखेंगे, क्योंकि कभी लीटर में दे देता है, कभी लीटर में दे देगा, तो उसको चेंज करना होगा आपको ml में, ठीक है। आते हैं तीसरे पर। तीसरा है मोललता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, इस पर आपसे क्वेश्चन बनता है। मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें, केजी में होना चाहिए। परंतु देखिए इसको बहुत से बुक में ऐसा भी लिखा है विलेय के मोलों की संख्या। ये विलेय के मोलों की संख्या कहें या विलेय का मोल कहें, दोनों बात एक ही है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना, छोटी छोटी बातों को वो कहते हैं कि भैया आपने तो विलेय का मोल लिखवाया था, परंतु क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है उसमें विलेय की संख्या होती है, तो उनको पता नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसीलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, क्वेश्चन पूछने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद ये गलत है, तो आप उसको अच्छे से पहले जानिए, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। शायद आप ही गलत हो, ऐसा तो नहीं है। कोई ऐसा फॉर्मूला है, जैसे कोई ऐसा परिभाषा है, डेफिनेशन, जिसको हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब मैंने एक अलग परिभाषा बताया, अब वो अलग कोई व्यक्ति है जो अलग परिभाषा याद किए हुए हैं, अब वो कहेंगे नहीं आपने गलत बताया है। तो देखिए ऐसा नहीं है। परिभाषाओं को मतलब क्या होता है कि अपने शब्दों में, मतलब क्या होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, वो क्या है उसको आपको बताना होता है, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी, बहुत तरीके से आप परिभाषा उसका कर सकते हैं, इसलिए कभी भी गलत नहीं ठहराना है। आपको पहले उसको अध्ययन करना है, तब जाकर आपको उसके बारे में फिर से आपको बताना है कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ बताया जाता है ये पहले अध्ययन किया जाता है, पूरा अच्छे से जाना जाता है, हमने स्वयं पढ़ाई किया है, तब जाकर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला आते हैं हम, ये मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये हमने इंपॉर्टेंट है, ये क्यों, ये छोटा ही एक फॉर्मूला है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे मोल बराबर भार बटे अणुभार लिखा है ना। जैसे विलेय का मोल यदि आपको ज्ञात करना है तो विलेय का भार आपको पता होना चाहिए और विलेय का अणुभार। जैसे कभी कभी जो क्या होता है, क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या करता है, यहाँ पे विलेय का मोल लिखा है ना, तो मोल की जगह पर आपको दे देगा विलेय के भार, तो भार आपको दे देगा क्वेश्चन में, और मोल का मान नहीं देगा। तो आपको मोल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। जब हमने क्वेश्चन कराया है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया है। आप जरूर न्यूमेरिकल को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या आप चैनल पे जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली तो वीडियो अपलोड हुआ है ना। अगला आते हैं पांचवा, जो है मोलरता। मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। अगला आता है मूल प्रभाज, या मूल प्रभाज को हम मूल अंश के भी नाम से जानते हैं। तो मूल प्रभाज इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे विलयन का मोल।
अब यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या भी आप कह सकते हैं, परंतु याद रखेंगे कभी कभी एग्जाम में विलय का मोल नहीं पूछेगा, आपसे कह देगा कि विलायक का मोल ज्ञात कीजिए, आपसे कह देगा। तो ये बात याद रखेंगे, विलय का मोल कहे या विलायक का मोल कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। मतलब विलय का मोल बटे विलयन का मोल, एक ये भी फॉर्मूला होता है, और मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलायक का मोल बटे विलयन का मोल, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि आपसे इन पर जो क्वेश्चन है ना, इसको एक हम ले लेते हैं, जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन होता है, ठीक है। ये भी किस में होता है, लीटर में ही होता है, इस बात को आपको याद रखेंगे। और ग्राम तुल्यांक, ये ग्राम तुल्यांक दिखाई दे रहा है, तो वही है ग्राम तुल्यांक इक्वल टू होता है भार बटे तुल्यांकी भार, तो इस बात को आपको याद रखेंगे। अब इसमें एक बात याद रखेंगे कि यहाँ से लेकर जो फॉर्मूले हैं और यहाँ तक का, ये सभी आपसे 3 नंबर में न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। 3 नंबर का पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर से आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा मतलब 4 नंबर में, 5 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल इससे इन सभी फॉर्मूले पर नहीं पूछा जाता है। जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल है वो इन सभी फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही कठिन फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो कठिन है ही, इस पे जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल आता है वो और भी कठिन होते हैं, तो इसलिए इन सभी को आपको याद रखना है। ये है वाष्प दाब। वाष्प दाब जो है ये राउल्स के नियम पे है, तो वाष्प दाब इक्वल टू, वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P इक्वल टू PA प्लस PB लिखा गया है। अब PA क्या है, जो A एक घटक है, तो A का आंशिक वाष्प दाब है और B का आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूले को और भी हम तोड़कर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ये हमने लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे PA क्या है, तो PA है और जो PB है, तो PA को हम क्या कहेंगे, P का मतलब A का आंशिक वाष्प दाब कहेंगे, अब B है तो B का आंशिक वाष्प दाब आप कहेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है XA, या हम कह सकते हैं X जो B है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, जैसे XA है तो इसको हम कहेंगे A का मोल प्रभाज, और B है तो B का मोल प्रभाज। मतलब यहाँ पे X जो है ना वो मोल प्रभाज है, और यहाँ पे P जो दिखाई दे रहा है वो आंशिक वाष्प दाब है, या हम सामान्य तरह से वाष्प दाब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूले, तो आप इन तीनों फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस पे ज़्यादातर आपसे 4 नंबर में न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। तो ये है विलयन की मोललता, ठीक है। तो विलयन की मोललता, यहाँ पे भी हमने एक मोललता का फॉर्मूला बताया है, परंतु ये अलग है, ये अलग है। विलयन की मोललता इक्वल टू होता है क्वथनांकों का उन्नयन बटे विलायकों के मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इसमें क्या है, ये क्वथनांकों का उन्नयन पर ये मोललता ज्ञात करना है आपको, और इसमें क्या था, इसमें विलय और विलायक में आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपको क्या दे देगा, विलय की मोललता का मान दे देगा, ठीक है, और विलायक का मोल उन्नयन स्थिरांक का मान दे देगा। आपसे क्या पूछेगा, क्वथनांकों का उन्नयन पूछ देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो बहुत से स्टूडेंटों को केवल पता है कि मोललता का ये फॉर्मूला होता है, तो वो कैसे लगा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा विलयन की मोललता। अब ये क्या है, यहाँ पे क्वथनांक को पता, अब यहाँ पे हिमांक पे आ गया है, जो बर्फ होता है उस पे आ गया है। तो विलयन की मोललता इक्वल टू होता है हिमांकों का उन्नयन बटे विलयन के मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये भी आपको फॉर्मूले याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, और पाई इक्वल टू होता है डेल पी बाई पी डैश इंटू डी एस टी बाई एम, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें याद रखेंगे, जहाँ सबसे पहले आता है यहाँ पे डेल पी क्या है, तो डेल पी क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन। उसके बाद यहाँ पे पी डैश क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यहाँ पे डी क्या है, तो डी है घनत्व, किसका, विलयन का घनत्व है। एस क्या है, तो क्या है, विलयन स्थिरांक है। और टी क्या है, परम ताप है। और जो एम क्या है, तो विलयन का आणविक द्रव्यमान है।
तो ये सब आपको याद करना होगा यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सभी फॉर्मूले हैं, इसका आप ज़रूर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आशा करते हैं आप इसको याद करेंगे और याद करने के बाद आप ज़रूर न्यूमेरिकल को देखेंगे। न्यूमेरिकल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाकर रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड हुआ है तो वो ऊपर ही है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप जो क्या है प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा और सीरियस होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि सीरियस होकर यदि पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो आगे जाकर आपको भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आगे जाकर आप भी कहेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट ही अभी भी कराया जा रहा है, ठीक है, परंतु यदि आप अभी से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हुए चलेंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। आगे इतना ज़्यादा याद करने का अगर थोड़ा थोड़ा भी लेकर चले तो आपके मान लेते हैं अगर 15 आपके 12-13 चैप्टर हैं तो 12 या उसमें 2-3 चैप्टर कट गए हैं तो 10 भी चैप्टर है, और 10 से अगर 10-10 क्वेश्चन भी उठाएं तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 2 महीने में यदि 100 क्वेश्चन केवल आपको केमिस्ट्री से दिया जाए तो आप कैसे याद कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री का ही केवल याद करना है, आपके पास तो फिजिक्स का भी याद करना है, मैथ का भी आपको तैयारी करना है, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। तो उस समय आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को याद करना होता है, बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी से याद करते हुए चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलिए। जब भी वीडियो अपलोड हो आप समय निकाल कर उसको ज़रूर देखिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ाई कीजिए। और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है, जितना जल्द हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।